स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डार्क रिएक्शन के बारे में बात की थी। डार्क रिएक्शन या केल्विन साइकिल को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो अगर आपने उस लेक्चर को इंजेस्ट किया है, डाइजेस्ट किया है और उसको एब्जॉर्ब भी कर लिया है, तो इन क्वेश्चंस के आंसर आप आराम से दे सकते हो। अगर आपने लेक्चर पे सही तरीके से फोकस किया है तो ये आंसर आपके लिए, इनको का जवाब देना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन है, ये केल्विन साइकिल से ही रिलेटेड है तमाम क्वेश्चन। डिफाइन केल्विन साइकिल। आपने केल्विन साइकिल को डिफाइन करना है एंड गिव इट्स कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन। यानी केल्विन साइकिल को आपने डिफाइन करना है और उसके साथ उसके कार्बन फिक्सेशन जो रिएक्शंस हैं, यानी पहला जो रिएक्शन था जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ने फिक्स होना था, उन रिएक्शन को आपने जो है वो बताना है, उसके स्टेप्स बताने हैं। हाउ डार्क रिएक्शन इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन लाइट। यानी कहता है कि डार्क रिएक्शन डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली लाइट पर डिपेंड होता है। इसको इस जो ये स्टेटमेंट है ना, इस स्टेटमेंट को आपने जो है वो एक्सप्लेन करना है, इसको जस्टिफाई करना है, इस स्टेटमेंट को कि डार्क रिएक्शन इनडायरेक्टली डिपेंड करता है किस पर, लाइट पर। हाउ रिडक्शन अकर इन केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल में रिडक्शन किस तरह से होती है, कितने स्टेप्स होते हैं, ये आपने बताने हैं। व्हाट इज RUBP, व्हाट इज राइबोलोज बाइफॉस्फेट, हाउ इट इज जनरेटेड ड्यूरिंग केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल में ये रीजनरेट किस तरीके से हो जाता है। व्हाई डार्क रिएक्शन इज कॉल्ड C3 पाथवे। डार्क रिएक्शन को हम C3 पाथवे क्यों कहते हैं। व्हाट आर C3 प्लांट्स, और C3 प्लांट्स क्या होते हैं। इन क्वेश्चंस का आपने आंसर करना है। तो चलें, आज हम स्टार्ट करेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। आज हमारा टॉपिक है वो क्या है, वो है सेलुलर रेस्पिरेशन। पहले तो सेलुलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं कि आपकी बुक जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन को किस तरीके से डिफाइन कर रही है। तो आपकी बुक में लिखा हुआ है, सेलुलर रेस्पिरेशन इज अ सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बाय विच लिविंग सेल्स obtain energy through the breakdown of organic matter। यानी फोटोसिंथेसिस की तरीके से रेस्पिरेशन भी एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। यानी इसमें भी ऑक्सीडेशन होगी और रिडक्शन होगी। आपको पता है ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन जो है रिमूव होते हैं, और रिडक्शन में वो क्या होते हैं, वो क्या एक्सेप्ट होते हैं या किसी कंपाउंड की तरफ ट्रांसफर होते हैं। तो इसमें सेलुलर रेस्पिरेशन एक कॉम्प्लेक्स से, इसमें रिएक्शंस होते हैं, ऑक्सीडेशन के रिएक्शन भी होते हैं और रिडक्शन के रिएक्शन भी होते हैं, जिसमें क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। और कैसे एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, बाय ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करके। मिसाल के तौर पे आप देखें, ये एक ऑर्गेनिक मैटर है ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज से डायरेक्ट एनर्जी नहीं मिल सकती, डायरेक्ट ग्लूकोज से एनर्जी नहीं मिल सकती। तो इस ये ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होता है किसमें, एटीपी में, तो एनर्जी फिर कौन प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एटीपी। और इस ग्लूकोज का या किसी दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड का एटीपी में ब्रेक डाउन होना क्या कहलाता है, ये कहलाता है सेलुलर रेस्पिरेशन। अच्छा, अब एक सेलुलर रेस्पिरेशन से पहले मैं एक बात आपको बताऊं, अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं ब्रीदिंग, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, इन तमाम चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो याद रखो कि ब्रीदिंग क्या है। अक्सर स्टूडेंट ब्रीदिंग को रेस्पिरेशन के साथ कंफ्यूज करते हैं। देखो ब्रीदिंग क्या है, ये से फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, अब जब ये सांस लेता है तो इसके सांस लेने के दौरान एयर अंदर गई, फ्रेश एयर इसके कहाँ चली गई, लंग्स में। ट्रेकिया से होती हुई ब्रोनकाई, और ब्रोनकाई से कहाँ चली गई, इसके लंग्स में चली गई फ्रेश एयर जिसमें ऑक्सीजन वाली है। और जो अनफ्रेश एयर थी वो कहाँ निकल गई, वो बाहर चली गई। मतलब इसमें दो चीजें हुई हैं, एक इंस्पिरेशन और दूसरा हुआ है एक्सपिरेशन। यानी एयर को जो है वो इनहेल किया और एक्सहेल किया, तो ये प्रोसेस तो कहलाएगा ब्रीदिंग। लेकिन हमें पता है कि लंग्स के अंदर पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जिनको हम एल्वोलाई कहते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, एल्वोलाई। अब ये क्या है, ये लंग्स का एक एल्वोलाई है।
अब इस एल्वोलाई में जो ऑक्सीजन है, इस एल्वोलाई की ऑक्सीजन चली जाएगी हमारे ब्लड में। एल्वोलाई की जो ऑक्सीजन है ये कहाँ चली गई? ये चली गई हमारे ब्लड में, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो, ब्लड की कार्बन डाइऑक्साइड एल्वोलाई में चली गई। अब ये जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, ऑक्सीजन अंदर आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ, कार्बन डाइऑक्साइड एल्वोलाई में आ रही है और ऑक्सीजन ब्लड में आ रही है। तो ये जो गैसेस एक्सचेंज होता है इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। इसको क्या कहेंगे? एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। फिर ये जो ऑक्सीजन आई है ब्लड में, ब्लड क्या करेगा? इस ऑक्सीजन को दे देगा, ये ऑक्सीजन आएगी और इस ऑक्सीजन को देगा आपके बॉडी के सेल्स को। मिसाल के तौर पे ये बॉडी का सेल है, इसको ये ऑक्सीजन दे देगा और बॉडी का सेल जो ब्लड को क्या दे देगा? अपना कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा। अब ये जो रेस्पायरेशन हो रही है इसको हम कहते हैं इंटरनल रेस्पायरेशन। इसको हम क्या कहेंगे? इंटरनल रेस्पायरेशन। अब ऑक्सीजन क्या करेगी? जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, अगर ये एरोबिक रेस्पिरेशन है तो ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगा एटीपी में। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होगा, वाटर भी। तो अब ये सेल के अंदर ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होंगे, इसको हम क्या कहेंगे? इस ब्रेक डाउन होने को हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहेंगे। होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक ब्रीदिंग होती है, एक होती है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक होती है इंटरनल रेस्पिरेशन, और एक होती है सेलुलर रेस्पिरेशन। तो आगे जो ये जो लेक्चर है इसमें हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? हम बात करने जा रहे हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में, जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड ब्रेक डाउन होता है, एनर्जी जिससे रिलीज होती है, और एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है? एटीपी की फॉर्म में रिलीज होती है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। तो चले हम डिस्कस करेंगे किसको? सेलुलर रेस्पिरेशन को। तो आपकी बुक क्या कह रही है कि सेलुलर रेस्पिरेशन एक कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, जिससे एनर्जी रिलीज होती है। अच्छा, काइंड ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन की दो टाइप हैं, एक एरोबिक रेस्पिरेशन और एक एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है तो इसको हम कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। और अगर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑक्सीजन की एब्सेंस में, यानी इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, ऑक्सीजन की एब्सेंस में अगर ब्रेक डाउन होता है तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पर बताया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर तो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड आ जाते हैं, प्रोटीन भी है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो लिपिड भी आ जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज भी आ जाता है। ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो रेस्पिरेशन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, जिससे हमें सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है, वो क्या है? वो है ग्लूकोज। तो इसी वजह से ग्लूकोज को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी फ्यूल। हमारा रेस्पिरेटरी फ्यूल क्या है? हमारा रेस्पिरेटरी फ्यूल है ग्लूकोज। और ग्लूकोज क्यों है? बिकॉज इन सेलुलर रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन टू रिलीज एनर्जी, बिकॉज जर्नली ज्यादातर रेस्पिरेशन में ग्लूकोज ही ब्रेक डाउन होता है एनर्जी देने के लिए। वैसे तो अगर आपके पास ग्लूकोज नहीं होगा तो आपका लिपिड आपको एनर्जी देगा, लिपिड नहीं होगा तो प्रोटीन देगा, लेकिन नॉर्मली जो है ज्यादातर हमें जो एनर्जी देता है, जो ब्रेक डाउन होकर, वो क्या है? ग्लूकोज है। डेट्स वाई ग्लूकोज इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी फ्यूल। हमारा रेस्पिरेटरी फ्यूल जो है वो किसको कंसीडर किया जाता है? ग्लूकोज को। अच्छा, ग्लाइकोलाइसिस क्या होती है? इट इज अ कॉमन स्टेप ऑफ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अगर आपसे पूछा जाए वो कौन सा स्टेप है, यानी वो कौन सा रिएक्शन है
जो एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है। तो वो क्या है, वो है ग्लाइकोलाइसिस। वैसे तो एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन की डिटेल डिफरेंट है, लेकिन ये एक स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस जो कॉमन है किसमें, एरोबिक रेस्पिरेशन में भी और किसके अंदर, एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी। अब ग्लाइकोलाइसिस के अंदर होता क्या है, बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस है क्या? तो देखो, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर बेसिकली होता क्या है, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ये दो पायरोवेट के मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है। आपको पता है ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है, ये ब्रेक डाउन हो जाता है कितने में, थ्री कार्बन कंपाउंड में ब्रेक डाउन हो जाता है। और इन 2 3 कार्बन कंपाउंड को हम कहते हैं, बीच में से ब्रेक डाउन हो गया, तो इन 2 3 कार्बन कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं पायरोवेट। तो ये कॉमन स्टेप है, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो, इसको बात को अच्छी तरह से याद कर लें, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एन एरोबिक रेस्पिरेशन, ये कॉमन स्टेप है। लेकिन अब पायरोवेट पायरोवेट के आगे जो रिएक्शन होंगे, पायरोवेट का आगे जाकर जो मेटाबॉलिज्म पायरोवेट के अंदर होगा, वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी हो सकता है और वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन भी हो सकता है। अगर पायरोवेट का मेटाबॉलिज्म प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा, तो इसके रिजल्ट में क्या बनेगा, इसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा और एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी किसकी फॉर्म में रिलीज होगी, एटीपी की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगी। यूकेरोटिक सेल की अगर हम बात करें, तो यूकेरोटिक सेल के अंदर जो है वो कितने एटीपी रिलीज होते हैं ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन, जो है 36 एटीपी यूज होते हैं, रिलीज होते हैं। और अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की, अगर हम बात करें कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो है वो कितने एटीपी जो है वो रिलीज होते हैं रेस्पिरेशन के अंदर, तो अगर हम बात करें 36 एटीपी होते हैं यूकेरोट्स में, और 38 एटीपी रिलीज होते हैं किसमें, 38 एटीपी रिलीज होते हैं प्रोकैरियोट में। ये यूकेरोटिक सेल में और ये प्रोकैरियोटिक सेल में। मतलब अगर बैक्टीरिया जो है वो एनारोबिकली रेस्पायर करेगा, तो सॉरी एरोबिकली रेस्पायर करेगा तो 38 एटीपी प्रोड्यूस करेगा। हम यूकेरोटिक सेल हमारे पास है, प्लांट के पास यूकेरोटिक सेल है, हम एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे तो हमें 36 एटीपी रिलीज होंगे। तो अगर पायरोवेट का पाथवे, यानी पायरोवेट आगे जो है वो चलकर अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मेटाबोलाइज होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा और एटीपी बनेंगे। और अगर एनारोबिक रेस्पायर यानी ऑक्सीजन के बगैर ये मेटाबोलाइज होगा, तो इससे क्या क्या बनेगा, इससे या तो इथाइल अल्कोहल बन जाएगा, या इससे बनेगा लैक्टिक एसिड, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और साथ में एटीपी भी प्रोड्यूस होंगे। लेकिन इसमें एटीपी कम बनते हैं, सिर्फ 2 एटीपी बनते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ 2 एटीपी बनते हैं और एरोबिक रेस्पिरेशन में 36 भी हो सकते हैं और 38। तो अब देख लेते हैं ये ग्लाइकोलाइसिस का, मैंने आपको बताया पूरा किस तरीके से ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो चल रहा है। अच्छा, इसके बाद आगे देख लेते हैं कि आपकी बुक में जो है वो मजीद क्या इसके बारे में बताया है। रेस्पिरेटरी फ्यूल की बात हो गई, ग्लाइकोलाइसिस की बात हो गई, उसके बाद ये मैंने आपको समझा दिया, द पाथवे अंडरगो डिफरेंट रेस्पिरेटरी, यानी पायरोवेट जो है वो अंडरगो डिफरेंट रेस्पिरेटरी पाथवे, यानी ये मैंने आपको बताया था ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पायरोवेट में। यानी अब पायरोवेट के रास्ते जो हैं वो दो डिफरेंट हो सकते हैं, पायरोवेट के अंदर जो दो डिफरेंट किस्म के जो है वो मेटाबॉलिज्म हो सकते हैं, इसका मतलब ये है। तो अगर if oxygen is available, the further breakdown of pyruvate take place aerobically। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो इसका जो फर्दर ब्रेकडाउन होगा पायरोवेट का वो एरोबिकली होगा। एरोबिकली मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और इसकी जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगी, फाइनल प्रोडक्ट में इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, वाटर बनेगा
और एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी किसकी फॉर्म में रिलीज होगी? एटीपी की। अभी मैंने आपको बता दिया कि प्रोकैरियोटिक सेल में कितने एटीपी रिलीज होंगे? 38। और यूकैरियोटिक में कितने प्रोड्यूस होंगे? यूकैरियोटिक के अंदर 36। लेकिन इफ ऑक्सीजन इज एब्सेंट, अगर यहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, ऑक्सीजन क्या है? एब्सेंट है, देन पायरुवेट ब्रेक डाउन एनारोबिकली। फिर पायरुवेट कैसे ब्रेक डाउन होगा? एनारोबिकली, मतलब ऑक्सीजन के बगैर। एंड द फाइनल प्रोडक्ट आर ईदर लैक्टिक एसिड, फाइनल प्रोडक्ट या तो क्या होगी? या होगी लैक्टिक एसिड, या फिर क्या होगी? या फिर इथाइल इथानॉल होगी, अल्कोहल होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके साथ एटीपी, लेकिन बहुत कम तादाद में, यानी 2 एटीपी रिलीज होंगे। अच्छा, ये तो हमने बात की जनरल इंट्रोडक्शन जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन का। अब हमने यहाँ पर दो रेस्पिरेशन डिटेल में डिस्कस करनी है। पहले हम एनारोबिक रेस्पिरेशन को थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद डिस्कस करेंगे किसको? एरोबिक रेस्पिरेशन को। तो चलें इसकी डिटेल देख लेते हैं, किसकी? एनारोबिक रेस्पिरेशन की। तो अगर हम मैकेनिज्म की बात करें, मैकेनिज्म ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम मैकेनिज्म की बात करें, तो कहता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एनारोबिक रेस्पिरेशन बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होता है, जैसे बैक्टीरिया में भी होता है, और यीस्ट के अंदर भी होता है, मसल सेल्स के अंदर भी होता है ऑफ वर्टिब्रेट, और प्लांट सेल के अंदर भी होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो कहाँ कहाँ टेक प्लेस होता है, कहाँ कहाँ ये हो सकता है। तो ये बैक्टीरिया में भी होता है, बैक्टीरिया आपको पता है प्रोकैरियोट है। यीस्ट में भी हो सकता है, और मसल्स में भी हो सकता है, मसल सेल्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स के मसल्स के सेल्स में भी हो सकता है, और इन द सेल्स ऑफ हायर प्लांट, एंड इन द सेल्स ऑफ हायर प्लांट्स, इन तमाम के अंदर जो है वो एनारोबिक यानी ऑक्सीजन के बगैर ये तमाम जो है वो रेस्पायर कर सकते हैं। तमाम बैक्टीरिया के अंदर नहीं होता एनारोबिक रेस्पिरेशन, कुछ बैक्टीरिया में होता है, और मसल्स में भी हर टाइम जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता, कभी कभी होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अच्छा, इसके अलावा एनारोबिक रेस्पिरेशन इज इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है? ये इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। और किस में होगा ये इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती तो इसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन होता, लेकिन ऑक्सीजन के बगैर क्या होता है? ग्लूकोज मुकम्मल तौर पे ब्रेकडाउन नहीं होती। मतलब आप कह लो कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन जो है वो मुकम्मल तौर पे नहीं होता। तो ये याद रखना है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज इनकम्प्लीट या मतलब मुकम्मल तौर पे ब्रेकडाउन नहीं होती, तभी इसमें से एटीपी जो है वो कम प्रोड्यूस होते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड फर्मेंटेशन। इसको जो है वो हम एनारोबिक रेस्पिरेशन को क्या कहते हैं? इट इज आल्सो कॉल्ड फर्मेंटेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए हम फर्मेंटेशन का टर्म भी जो है वो यूज करते हैं। देयर आर टू पाथवेज ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब अगर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें, तो देयर आर टू पाथवेज ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी पायरुवेट अगर एनारोबिकली बगैर ऑक्सीजन के ब्रेकडाउन होगा, तो वो दो तरीके से ब्रेकडाउन हो सकता है, या दो उसके पाथवे हैं, दो रास्ते हैं जिससे वो मुख्तलिफ चीजों में कन्वर्ट होगा। या आप इसको ये भी कह सकते हो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन की आप कह सकते हो कि कितनी टाइप्स होती हैं? टू टाइप्स होती हैं, या टू पाथवेज होते हैं। अब पहला जो पाथवे है वो है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। पहले पाथवे को क्या कह रहे हैं? पहले पाथवे को कह रहे हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो अब देखो,
ये जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, अगर मैं इसके आपको स्टेप्स बताऊं कि इसके स्टेप्स क्या होते हैं, कैसे पायरुवेट जो है वो किस तरीके से ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, किसमें, एनारोबिक रेस्पिरेशन में। तो देखो इसके स्टेप्स हैं, चाहे कोई सी रेस्पिरेशन हो, एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, चाहे रेस्पिरेशन का, एनारोबिक रेस्पिरेशन का कोई भी पाथवे हो, कोई सी भी टाइप हो, चाहे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो, चाहे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो, तमाम रेस्पिरेशन के अंदर पहला स्टेप सेम होगा, और वो क्या होगा, वो होगा ग्लाइकोलाइसिस। वो क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस। यानी जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाएगी किसमें, दो पायरोवेट में, यानी पायरोविक एसिड के मॉलिक्यूल में। पायरोवेट क्या है, पायरोविक एसिड। और इसके ब्रेक डाउन होने के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोलाइसिस। तो ये पहला स्टेप होगा। दूसरे स्टेप में क्या होगा, ये जो दो पायरोवेट हैं, ये जो दो पायरोवेट हैं, अगर पायरोवेट का मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखूं, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C3H4O3। C3H4O3, ये क्या है, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब इस पायरोवेट को क्या करता है, इस पायरोवेट को NADH क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, यानी इसको क्या दे देगा, हाइड्रोजन। तो इस पायरोवेट की क्या होगी, रिडक्शन होगी। पायरोवेट की रिडक्शन होगी। जब पायरोवेट की रिडक्शन होगी, तो इससे बनेंगे दो मॉलिक्यूल किसके, लैक्टिक एसिड के। दो मॉलिक्यूल किसके बनेंगे, लैक्टिक एसिड के दो मॉलिक्यूल बनेंगे। और लैक्टिक एसिड जो है वो इसका जो है फार्मूला है C3H6O3। लैक्टिक एसिड के साथ दो ही NAD भी प्रोड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि NAD ने H इसको दे दिया ना। तो आप इधर देख लें कि ये किस तरीके से ग्लूकोज, आप देख लें, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हुई है। सबसे पहले ग्लूकोज से पायरोवेट बना, फिर पायरोवेट की जो है वो रिडक्शन हो गई। इसकी रिडक्शन किसने कराई, NADH ने। और पायरोवेट कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, लैक्टिक एसिड में। और NADH जो है वो दोबारा किस में कन्वर्ट हो गया, NAD के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब हम देख लेते हैं कि लैक्टिक एसिड जो है वो कहाँ, इसकी अक्रेंस कहाँ है, यानी किस किस जगह पर ये लैक्टिक एसिड कहाँ कहाँ होता है, इसकी अक्रेंस कहाँ है। तो इसकी अगर हम अक्रेंस देखेंगे कहाँ कहाँ पर होता है, तो ये एनारोबिक बैक्टीरिया में होता है। आपको पता है एनारोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो बगैर ऑक्सीजन के रेस्पायर करते हैं। और इसके अलावा जो है वो मसल्स ऑफ मैमल एज वेल एज ह्यूमन, ह्यूमन के मसल्स के अंदर होता है। मसल्स ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर भी होता है। अच्छा, मसल्स में ये हर वक्त नहीं होता। जब बहुत ज्यादा हम जो है वो स्ट्रेनस जो है ना, एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, या बहुत ज्यादा हम जब रनिंग कर रहे होते हैं, तो क्या होता है, उस टाइम हमारे पास ऑक्सीजन की इतनी सप्लाई नहीं होती, हमारे मसल्स को उतनी ऑक्सीजन नहीं मिलती। तो उस वक्त हमारे मसल्स जो है वो अ, बगैर ऑक्सीजन के जो है वो रेस्पायर करना शुरू कर देते हैं। और जब बगैर ऑक्सीजन के रेस्पायर करना शुरू कर देते हैं, तो उस रिजल्ट के अंदर हमारे मसल्स के अंदर क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। क्या बनना शुरू हो जाता है, लैक्टिक एसिड। और बहुत ज्यादा एक्सरसाइज के बाद या बहुत ज्यादा चलने के बाद आप थकते हो, तो उसके थकने का रीजन क्या है, उसके थकने का रीजन भी यही है, अक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड काज मसल फटीक। यानी आपके मसल्स के अंदर जब लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, तो मसल्स की फटीग हो जाती है। और मसल की फटीग का मतलब क्या होता है, मसल बिकेम अनएबल टू कॉन्ट्रैक्ट एंड बिगेन टू एक। यानी आपके मसल्स मजीद कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। जब तक मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे तो मूवमेंट नहीं शो होगी। और वो उसमें क्या होता है, उसमें एक होना शुरू हो जाता है, दर्द होना शुरू हो जाता है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन का पहला पार्ट क्या हो गया, या पहली टाइप क्या हो गई, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन।
अब इसकी जो है वो दूसरी टाइप देख लेते हैं। इसकी दूसरी टाइप कौन सी होगी एनारोबिक रेस्पिरेशन की? तो इसकी जो दूसरी टाइप है वो है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। आपको पता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। तो इसकी दूसरी जो पाथवे है एनारोबिक रेस्पिरेशन की, जो दूसरी टाइप है वो है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। मतलब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में अल्कोहल बनेगा। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या बना था? लैक्टिक एसिड बना था। अब इस अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में अल्कोहल किस तरह बनेगा? अल्कोहल बनने के भी कितने स्टेप होंगे? अल्कोहल बनने के भी डिफरेंट स्टेप होंगे। तो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप तो जो है वो सेम ही है। पहले स्टेप के अंदर क्या होगा? पहले स्टेप के अंदर ग्लूकोज जो है वो, मैंने आपको कहा था ये कॉमन स्टेप है। ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा किसमें? दो पायरोवेट में, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे ग्लाइकोलाइसिस। तो पहले स्टेप में तो ये हुआ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में कि ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोलाइसिस के जरिए जो है ग्लाइकोलाइसिस हुई, तो वो किसमें कन्वर्ट हो गया? पायरोवेट में। और उसके बाद क्या होगा? पायरोवेट की जो है वो पायरोवेट की डीकार्बोजाइलेशन होगी, यानी इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। पायरोवेट से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो उससे क्या बन जाएगा? उससे बनेगा एसीटल एसीटल्डिहाइड। इससे क्या बनेगा? एसीटल्डिहाइड। एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिलीज हो गया। लेकिन अब इससे देखो, ये एक चीज है कि यहाँ पर दो एसिटाइल बने, ये दो पायरोवेट थे, तो पायरोवेट 3 कार्बन कंपाउंड था, लेकिन एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में निकल गया, तो एसिटाइल एल्डिहाइड कितने कार्बन कंपाउंड हो गया? 2। अब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें ये होगा कि ये जो एसिटाइल एल्डिहाइड है, एसिटाइल डिहाइड जो है, इसकी होगी रिडक्शन। और इसको कौन रिड्यूस करेगा? NADH। ये जब इसकी रिडक्शन होगी, इसकी क्या हो गई? रिडक्शन। जब इसकी रिडक्शन होगी तो एसिटाइल एल्डिहाइड जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? इथाइल अल्कोहल में। और उसके साथ NADH किसमें कन्वर्ट हो गया? NAD में। इथाइल अल्कोहल को आप इथानॉल भी कह सकते हो। NAD जो है ये फ्री हो गया। अब ये फ्री हो गया NAD, अब ये दोबारा जाकर मजीद इलेक्ट्रॉन कहीं से जो है वो क्या करेगा? पिक करेगा, चाहे वो ग्लाइकोलाइसिस से पिक करे या दूसरे साइकिल से। अच्छा, ये हो गया जो है वो इसमें। और इसमें जो ये इथाइल अल्कोहल एसिटाइल एल्डिहाइड का, अगर मैं यहाँ एसिटाइल एल्डिहाइड का फार्मूला लिखूं तो एसिटाइल एल्डिहाइड का फार्मूला है C3H4O3। और जब ये कन्वर्ट हो जाता है इथाइल अल्कोहल में, तो इथाइल अल्कोहल का अगर मैं फार्मूला लिखूं तो ये है C2H5OH। ये किसका फार्मूला हो गया? ये हो गया इथाइल अल्कोहल का। अच्छा, अब ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ज्यादातर जो है वो हम देख लेते हैं कि कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर ये होती है। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की जो अक्रेंस है ये किसमें फाउंड होती है? अक्रेंस या फाउंड, ये यीस्ट में जो है वो इथाइल अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है। ज्यादातर यीस्ट में होती है, इसके अलावा भी होती है, कुछ बैक्टीरिया में भी यीस्ट में ज्यादा होती है। और जब हमें जो है वो अल्कोहल बनानी होती है या इथाइल अल्कोहल को प्रोड्यूस करने के लिए, हम इन्हीं को जो है वो यीस्ट को या कुछ बैक्टीरिया होते हैं उनको क्या करते हैं? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के लिए यूज करते हैं। तो अब देखें, मैंने आपको क्या बताया। अगर यहाँ पर हम रेस्पिरेशन के स्टेप्स को देखें, तो मैंने सबसे पहले आपको कहा कि रेस्पिरेशन है क्या, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है। मैंने आपको फर्क बताया ब्रीदिंग में, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में, इंटरनल रेस्पिरेशन में और सेलुलर रेस्पिरेशन में। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है?
ऑर्गेनिक कंपाउंड का, स्पेशली कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड ब्रेक होता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का या और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ब्रेक हो सकते हैं, उनका ब्रेक डाउन होना और उससे एनर्जी रिलीज होना क्या कहलाती है? ये कहलाती है सेलुलर रेस्पिरेशन। अब इसका मैकेनिज्म क्या होता है? तो सेलुलर रेस्पिरेशन में चाहे किसी टाइप की सेलुलर रेस्पिरेशन हो, सबसे पहले स्टार्ट में यही होगा, ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा किसमें? पायरोवेट में। पायरोवेट या इसको पायरुविक एसिड कह लें। कितने पायरुविक एसिड बनेंगे? 2। और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान NADH भी बनेंगे। अच्छा, उसके अलावा पायरुवेट, अब पायरुवेट के पास 3 रास्ते हैं। या तो ये पायरुवेट जो है वो कन्वर्ट हो जाए लैक्टिक एसिड में, या ये पायरुवेट कन्वर्ट हो जाए इथाइल अल्कोहल में, या फिर ये पायरुवेट जो है वो इससे बन जाए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में ATP रिलीज हो। तो क्या होगा कि अगर पायरुवेट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसका मेटाबॉलिज्म होगा तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, वाटर बनेगा और ATP बनेगा। अगर पायरुवेट का जो है वो मेटाबॉलिज्म जो हो वो ऑक्सीजन के बगैर हो तो उससे लैक्टिक एसिड भी बन सकता है, इथाइल अल्कोहल भी बन सकता है और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होते हैं। अच्छा, ATP यहाँ पर नहीं बन रहा। ATP के जो 2 मॉलिक्यूल होंगे वो ग्लाइकोलाइसिस में ही बनेंगे। तो इसका मतलब ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है इसमें ये ग्लाइकोलाइसिस वाले ही ATP इस्तेमाल होते हैं, यही ATP इनमें यूज होंगे। जबकि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी उसमें ग्लाइकोलाइसिस के ATP भी यूज होते हैं और आगे पायरुवेट से मजीद ATP जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। समझ आई ये बात कि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन में मैंने आपको बताया बताया कि सिर्फ 2 ATP प्रोड्यूस होते हैं, तो वो 2 ATP जो हैं वो इस ग्लूकोज के पायरुवेट में जब कन्वर्ट होता है तो तभी बनते हैं। इनमें आगे जब इसकी मजीद जो मेटाबॉलिज्म होता है पायरुवेट का तो उसमें जो है वो ATP नहीं बनते। उसमें तो या तो लैक्टिक एसिड बनता है या इथाइल अल्कोहल बनता है और इथाइल अल्कोहल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो पायरुवेट अगर बगैर ऑक्सीजन के ब्रेक डाउन हो तो इसको एनारोबिक रेस्पिरेशन, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो तो इसको एरोबिक रेस्पिरेशन। फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन की 2 पाथवे हैं। अगर पायरुवेट लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है तो इसको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कह रहे हैं, और अगर पायरुवेट एथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है तो इसको क्या कह रहे हैं? इसको हम कह रहे हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो चलें, ये भी मैंने आपको जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन बता दिया है। नेक्स्ट टाइम जो है वो हम पढ़ेंगे कौन सी वाली रेस्पिरेशन? नेक्स्ट टाइम हम, अभी मैंने आज आपसे एनारोबिक रेस्पिरेशन को डिस्कस किया, नेक्स्ट टाइम हम एरोबिक रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म को डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे।